आज कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। आकाश में मटमैली चादर बादल की मोटी तह पर बैठ गई है। जितनी दूर नजर डाले कहीं थोड़ा उजाला नहीं। एक तो दिन में भी रात का सा अंधेरा बना रहता है घर में, और अभी बिजली को भी शाम की उतार पर जाना था। अनुपमा ने किचन कैबिनेट टटोला, जाने कैंडल कहाँ रख दी। कुछ ही देर में रात घिर जाएगी। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला। पड़ोस की खिड़की चमक रही, यानी बिजली सिर्फ उन्हीं की गई है। तब तो लाइनमैन को फ़ोन करना चाहिए। रात हुई तो फिर कोई नहीं आएगा। बेटा हर्ष तो जाने कब आए, सुबह का निकला हुआ है। वह पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाती है, कुछ संकोच के साथ। मिस्टर सिंह, जाने यह आदमी सारा दिन बंद कमरे में पड़ा क्या करता रहता है। आसपास के कोलाहल के बीच यह हर समय का बंद दरवाज़ा उसके जीवन के मौन को और गहरा कर देता है। वह उकताने लगी है, बंद दरवाजों से, पथरीले चेहरों से। कई बार जी चाहता है एक हथौड़ा उठाकर हर बंद किवाड़ तोड़ दे, खिड़कियां भड़भड़ाए, चीखे कि कोई है। निशा कहती है, पहले खुद को तोड़ो। मिस्टर सिंह, उसके वहाँ होने के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह जैसा कुछ। कितने दिन हो गए? लगभग साल भर। जिस दिन से आया है इसी तरह से है, रह कर भी नहीं रहता। सुबह निकलता है, देर शाम लौटता है, लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है, ऐसे ही जैसे छिपाना चाह रहा हो। कभी कभी धीमी आवाज़ बजते पुराने गीतों की बोल बंद कपाटों में रिस जाते हैं, या देर रात लगातार खांसने की आवाज़। इन्हीं टुकड़ा टुकड़ा अजनबी आवाज़ों की कोलाज में वह चेहरे दृश्य जोड़ती हैं, मगर कोई तस्वीर ही नहीं बन पाती। कुछ लोग फितरत से अजनबी होते हैं, ताउम्र जमाने से फरार रहते हैं। निशा ने भी कहा था, कोई छोटा परिवार रख लेती, औरत बच्चे होते तो कुछ साथ होता। यह अकेलापन तुझे खा जाएगा अनुपमा। निशा की बातें उसे डराती हैं। वह उसे बहलाने के लिए कोई झूठ क्यों नहीं बोलती। पैसों की तंगी हुई तो बरसाती के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। शैलेंद्र के दिए पैसे घर खर्च के लिए अब काफ़ी नहीं होते। इधर बेटा का खर्च दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई पूरी नहीं हुई और गर्लफ्रेंड बना ली है। नौकरी से पहले शादी की प्लानिंग। अपने में उलझी वह जाने कितनी देर वहाँ खड़ी रह गई थी बिना कुछ कहे। फिर दरवाजे के पीछे से झांकती। जी, ज़रा लाइनमैन को फ़ोन करना था, आपके पास नंबर होगा। बात पूरी होने से पहले ही एक छोटे से हूँ के साथ दरवाज़ा झटके से उसके चेहरे पर बंद हो गया था। उसे यह रवैया अपमानजनक लगा था। कैसा असामाजिक इंसान है। लगता है कभी किसी इंसान बस्ती में नहीं रहा। हर बात का एक तरीका होता है। वह कौन सा यहाँ गपियाने आई थी। कमरे में आकर वह भुनभुनाती हुई सोफे पर बैठकर बिजली के आने का इंतज़ार करती रही थी। गहराती सांझ के साथ कमरे के स्याह कोने धीरे धीरे आकार लेने लगे थे। मन में हौल उठ रहा था। अकेले घर में होने से हर चुप्पी आवाज़ बन जाती है। गनीमत है स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी रोशनी कमरे के अंदर आ रही है। उसे हमेशा अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा, पानी और छोटी बंद जगह से, ऊंचाई से भी। जाने कितना डर और असुरक्षा भरा हुआ है तुझ में। फालतू ख्यालों का कबाड़ घर है पूरा। निशा उसे समझाती है एक हद तक। बचपन की दोस्त है, अकेली, समय के साथ बार बार हाथ छूटा, मगर रही कहीं एकमात्र आश्वासन की तरह। जाती है मगर लौटने की उम्मीद रख जाती है अपने पीछे। अब भी दिशाहारा क्षणों में उसी का नाम याद आता है। जानती है दिन के किसी भी समय उसे पुकारा जा सकता है। उस तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। उससे बिल्कुल अलग, मजबूत, निडर, आत्मनिर्भर है वह। जीवन ने उसे वह हर मौके दिए जिससे वह वंचित रही। उसका कुम्हार समर्थ था। उसने उसकी कच्ची मिट्टी को सही सुघड़ आकार दिया। दूसरी तरफ वहाँ कुछ लोग बाढ़ में बह आए कूड़े करकट की सी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। फिर खुद पर तरस आने लगा। निशा के शब्द एकांत में आकर भी उसे हर कदम पर टोकते हैं। वह उस पर खूब गुस्सा करती है, क्योंकि वह उसे झेल लेती है और तो कोई नहीं जो उसे ठहर कर सुने। बेटी के पास कभी फुर्सत नहीं। फाइनल ईयर में
फेल कर चुका, रिपीट कर रहा है। कोई काम नहीं, इसलिए दुनिया भर के काम। दिन दिन भर सामाजिक काम करता है। हर दूसरे दिन उसे थाने में जाकर उसकी जमानत करवानी पड़ती है। बदतमीज पुलिस वालों की डांट फटकार सुननी पड़ती है। स्कूल कॉलेज तो सालों से जा रही, प्रिंसिपल टीचरों के आगे वह बस क्षमा मांगती रहती। बेटे की हथेली या रूलर से लाल होती, डांट से उसके कान। शैलेंद्र की बातें अलग से, उसके लिए दुनिया की हर समस्या के लिए वही दायित्व है। उसे भी एक समय से ऐसा लगने लगा है, मैं तो पैदा होने के लिए भी क्षमा मांग लूँ। उसकी बात पर निशा उसकी पीठ पर धौल जमा दिया करती हैं, हमेशा शहीद बनी फिरती हैं। सफरिंग हीरो सिंड्रोम से ग्रसित है तू, खुद पर तरस खाना छोड़। उसने कब इनकार किया? जो चाहे उपाधि से लाद दे लोग। शादी के 25 साल से तो यही सुना, कभी शैलेंद्र, कभी माजी, कभी किसी और से। कैसी माँ है, कैसी औरत, वह खुद भी कंफ्यूज रहती हैं। वह कैसी माँ है और कैसी औरत। निशा कहती है, औरत इंसान ही होती है, 2 टांग 2 हाथों वाली। उसे सबकी तरह गुस्सा आता है, भूख लगती है। उनके 10 हाथ 3 आंखें नहीं होती। देवी चाहिए तो मंदिर में जाओ, झाड़ू बर्तन करने वालियों से क्या उम्मीद करते हो? वह बस धन सुख करुणा लुटाती रहें। जो कभी दिया नहीं उसे वह मांगते क्यों हों? भूसा भरे धान के कोठार से सोना नहीं निकलता, समझी? मगर वह किसे दोष दे? बचपन में जन्म देने वाली माँ कहती थी, कैसी लड़की है, किसी बात का सहूर नहीं। माँ को दादी ऊपर से कोंचती, मेरा पुत इतना कमा कर लाता है, इसके वक्त काहे कंजूसी कर गई। थोड़ा दूध केसर खाती, काली माई जनकर बैठी है। अब दहेज का बोझ उठाओ। मगर यह दहेज का बोझ भी ससुराल में हमेशा हल्का साबित हुआ। उसकी सास हर बात पर रोने बैठ जाती। मेरा सुंदर बेटा, इतने से दहेज के लिए किसको गले बांध दिया? दहेज से बंधे अपने सुदर्शन पति के पीछे पीछे वह घिसटती रही। रास्ते में वह हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता, अटक अटक कर परिचय देता, किसी अपराध की तरह। यह मेरी पत्नी है। सुनकर चौंक उठती नज़रों की वह आदी हो गई थी। मगर हर बार भीतर कुछ नए सिरे से दुख उठना था। कुछ मौतें एक बार में नहीं घटती। हर बात में कंजूस शैलेंद्र महीने में गोरेपन की कई क्रीम खरीद लाता उसके लिए। मिर्च मसाले की गंध से लिथड़ी, थकान से लस्त पस्त उससे पूछता हर रात, क्रीम लगाया? बेसन मलाई का उबटन। वह नींद से बोझिल मुंह धोकर किसी तरह चेहरे पर क्रीम पोत कर आती। शैलेंद्र देखता और गहरी सांस लेकर करवट बदल लेता। उनके बीच के सालों में अधिकतर यही होना दर्ज था। चुपचाप सीखती वह। उसका मौन संताप। प्रताड़ित क्या सिर्फ शाब्दिक दैहिक हिंसा से ही किया जाता है? औरत को अबोल भी मार देता है, अपनों का अबोल। ठंडी आंखें, शिथिल स्पर्श, चेहरे के सामने दीवार सी उठी पीठ। उसे अपनी रातों से आतंक हो गया है। वर्षों एक शव के बगल में लेटे रहने का त्रासद अनुभव उसके हाड़ मज्जे में धंसा है। हर वक्त भीतर से शमशान की चिरान सी उठती है। जो आदमी रात को उसके बगल में लेटते ही मर जाता था, वही दिन भर पराई देह की बू के पीछे प्रेत आत्मा सा डोलता फिरता था। बड़ी भाभी, दूर की सालियाँ, घर की मेड, वह सालों से देखती रही। अपने पति की आंखों में भरा लालच, कामातुर व्यवहार, सूखा विरक्त मर्द किस तरह पराई औरतों के सानिध्य में क्षण भर में हरिया उठता है। परिचित औरतों के सामने शैलेंद्र का गुनगुनाना, बेमतलब की बातें। उसे शैलेंद्र को देख अक्सर डिस्कवरी चैनल में दिखाए पशु पक्षियों की अपनी मादा को रिझाने के लिए की गई अटपटी हरकतें याद आती। यकायक कितना वाचाल हो उठता था वह, और कुछ नहीं तो लगातार डकार ही लिए जाना, अनजान बनकर तौलियां लपेटकर बाथरूम से निकल आना। यह सब कितना छोटा कर देता था उसे दूसरों के सामने। घर से निकलते हुए वह अपने पीछे कोलॉन का बवंडर छोड़ जाता। आफ्टर सेव की खुशबू से तर हवा में वह सांस नहीं ले पाती। उसके कपड़ों के चटक रंगों ने जहां उसे वर्षों उदास रखा, वहीं मैलों कपड़ों से आती कोलॉन की बासी गंध में
देख अनदेख देह की गंध चिन्हते वह बार बार आत्मग्लानि से भर उठी है। रिश्ते में लोग कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँचते हैं, गिरने का कोई अंत ही नहीं होता। कुंठा में आत्मा तक लिथड़ जाती है। रिश्ते के नाम के बंधन इंसान को बंधुआ मजदूर बनाकर रख देते हैं। एक दिन कोई जाने या ना जाने, वह हमेशा से जानती है यह सब उसका प्रेम नहीं था, आहत आत्मसम्मान था। प्रेम के बीज में जन्मने की सनातन चाह होती है। वह हमेशा माटी की खोज में रहता, मगर उसका प्रेम कहाँ से जन्मता। विवाह वेदी पर जहाँ दहेज में मिले गहनों के खरेपन को जांचने लड़के वालों की तरफ से एक सुनार बिठाया गया था। बिजली आई तो वह चाय बना लाई। ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखते हुए धीरे धीरे चुस्की लेती रही। आजकल यही करती है, आईने के सामने बैठ जाती है, लगता है कोई साथ में है, बात भी करती है खुद से। उस दिन दरवाज़ा खोलने में देर हुई तो बेटा भीतर आकर इधर उधर देखता रहा। किससे बात कर रही थी? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर हुई? वह क्या जवाब देती? बातें जो सालों से जम गई हैं, भीतर अब सतह फोड़कर बाहर निकल आना चाहती है। वह अकबकाती रहती है। उस दिन फ़ोन पर देर तक एक बैंक सेल्समैन से लोन के ऑफ़र पर बात करती रही। रात तरह तरह की शिकायतें लेकर ऑनलाइन शॉप्स के कस्टमर केयर वालों से चैट करती है, फेरी वालों से मुलाई तुलाई करती है। देख देख कर बेटा झल्लाता रहता है। उस दिन मेरी बेटी अदिति से फ़ोन पर कह रहा था, माँ कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं। अदिति ने घुमा फिरा कर पूछा, माँ ठीक हो? अभी मुश्किल है, मगर जल्द आऊँगी तुमसे मिलने। बेटी की बात सुनकर उसे रोना आया था। उनका दर्द सांझे का है। 19 साल की उम्र में शैलेंद्र और सांस ने मिलकर उसकी शादी कर दी थी। वह बहुत लड़ी थी उसके लिए, मगर हमेशा की तरह हार गई थी। कितना मन था अदिति का आगे पढ़ने का। साल पूरा होते होते पहली बेटी, फिर दूसरी बेटी। अभी अपनी सास के साथ मंदिर दरगाहों के चक्कर लगा रही। किसी तरह एक बेटा हो जाए। उसकी देह पर पड़े दाग उसने देखे और ना देखने का भान करते बारी बारी मरी थी। एक माँ का इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। वह क्षमा मांगती है उससे, तब जब वह कभी घर आती है और उसके बगल में निश्चिंत सोती है। अपने उघड़ गए दाग धब्बों से भरे शरीर से बेपरवाह वह चुपके से सहला कर देखती है उन्हें। यह निशान उसने दिए हैं, उसे उत्तराधिकार में संभाल रही है वह भी, शायद अपनी बेटियों के लिए। लज्जा की एक लंबी परंपरा की उत्तराधिकारिणी वह सब। एक बार बहुत हिम्मत करके कहा था उसने उससे, चली आ यहाँ, मैं संभाल लूँगी। सुनकर वह हंसी थी। कहाँ चली आऊँ माँ? मायका माँ का कब होता है? पापा कल फिर उसे द्वार छोड़ाएंगे जिसके खूटे से 4 साल पहले बांध आए थे। यह तुम्हारे बेटे का घर है। तुम अचार पापड़ बेचकर क्या कमा लेती हो? घर तो पापा के दिए पैसों से ही चलता है। वह आगे क्या कहती? सच ही तो है, जिस घर को तिनका तिनका जोड़ती है वह औरत का घर कब होता है? एक आश्रय मात्र और कुछ नहीं, जो रोज़ उन्हें कमाना पड़ता है दिहाड़ी मजदूरों की तरह। जो मर्द हर तरह से जलील कर दूसरी औरतों के लिए उसे छोड़ गया, उसी के रहमो करम पर आज भी जी रही है। हर महीने उसके भेजे चेक की राह दिखती है। वह आता है तो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती है। एक जीने की कोशिश में कितनी मौतें, कितनी कितनी बार। किसको बताए वह कि निबाला बार बार गले में क्यों अटकता है, क्यों हर कौर पर उबकाई आती है। देर रात बेटा आता है तो खाना परोस कर वह उससे जाने क्या क्या कहती रहती है। बेटा खाते हुए हूँ हाँ करता है। वह समझती है बेटा उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। एक समय के बाद अधिकांश लोग घर की औरतों की बात सुनना छोड़ देते हैं। औरतें घर मोहल्ले की तुच्छ बेमतलब की बातों में पड़ी रहती हैं। राशन, बिल, तीज त्यौहार, छोटी छोटी सोचों का छोटा क्षितिज। घर से बाहर की विशाल दुनिया का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं, मगर फिर भी वह क्या कहती रहती। कहना उसके लिए ज़रूरी है। चुप का खौफ उसे अपने भीतर ठहरने नहीं देता। संवाद के दूसरे सिरे पर उसके लिए अक्सर ही कोई नहीं होता, मगर वह क्या करे कि वह है।
किसी और के लिए ना होकर भी। राशन खत्म हो रहा, कई बिल भरने हैं, शैलेंद्र का चेक नहीं आया। उसके पास चिंताओं की एक लंबी लिस्ट है जिसमें सोच सोच कर वह हर समय कुछ नया जोड़ती जाती है। माँ बड़बड़ाती रहती है, कई बार वह सुन चुकी है, बच्चों को अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली के बीच कहते हुए। वह कहना चाहती है, वह भी निश्चिंत रहना चाहती है उन सब की तरह, मगर क्या करे, उसकी कोई बड़बड़ाने वाली माँ नहीं रही अब। उठते हुए बेटा बताता है, कल 4 दिन के लिए वह जा रहा है कोई फेस्टिवल में हिस्सा लेने। भोजन की थाली से हिंसा को दूर रखना अपने जीवन का मिशन बना लिया है उसने। वह नेट छान छान कर ऐसे खाने की रेसिपी लाता है जिसके मूल में किसी तरह की हिंसा ना हो। यह अहिंसक खाद्य पदार्थ बहुत महंगे होते हैं, अधिकतर विदेशों से आयातित। इसके लिए उसे 5,000 रुपये चाहिए होंगे। 5,000 रुपये की मांग ने उसे उतना परेशान नहीं किया था जितना 4 दिन के लिए जाने की बात ने। 4 दिन ड्रावर में रुपए टटोलते हुए उसकी सांस रुकने लगती है। यह सबसे बड़ी सजा है, अकेले होना। ताजुब है कि उसे अब तक इसकी आदत क्यों नहीं हो पाई। 1/3 जीवन तो निसंग ही बीता, देह से अधिक मन से। आसपास जो हो रहे भी परिस्थितिवश या विवशता में रहे, वह जानती है कैसे कभी एक बिस्तर पर सालों 2 अजनबी अगल बगल सोते हैं, मीलों सफ़र करते हैं और एक ठिकाने की ओर बढ़ते हैं, साथ साथ मगर अकेले अकेले। यह साथ की निसंग यात्राएं बहुत थकाती हैं। भोर उठकर बेटा निकल गया है। बेटा नहीं तो वह एकदम से खाली हो गई है। दिन भर उसकी ज़रूरतों के आगे पीछे ही डोलती रहती है। उसका नाश्ता, कपड़े, खाना। अभी घर से निकलेगा, अभी लौटेगा। अब सूझ नहीं रहा खुद को लेकर क्या करे। सुबह से उठकर बालकनी में बैठी रही, अनमनी सी। धारासार बारिश हो रही है। गुलमोहर के बचे खुचे फूल झड़कर सामने पार्क की ज़मीन लाल हो गई है। कुछ रेनकोट में मुड़े बच्चे पानी में पैर छपछपाते हुए जा रहे हैं। पड़ोस की मुंडेर पर 2 भीगे हुए कौवे बैठे हैं। वह देखती है और उनसे बतियाती है अपनी उसी नीच भाषा में जिसमें ना शब्द बचे हैं ना आवाज़। बस एक उत्कट चाह है हर अजीय को जी लेने की। क्या जीवन के लिए आज तक कोई मृत्यु बन पाई है? दूध वाले ने आकर दरवाजे की घंटी बजाई तो वह जैसे जागी। दूध का बोतल थमाते हुए दूध वाले ने उससे सहज पूछा था, यह आपके किराएदार को कुछ हुआ है क्या? बार बार खटकाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला। सुनकर उसे अटपटा सा लगा था। बिना कुछ कहे उसने उसका दूध का बोतल रख लिया था कि वह दे देगी। बाद में उसके भी ना जाने कितनी देर तक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मिस्टर सिंह ने दरवाज़ा खोला था। बुखार से लाल भभूका होता उनका चेहरा देखकर वह हैरान रह गई थी। दरवाज़ा किसी तरह खोल वह बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर जाकर निढाल से पड़ गए थे। उसके हर सवाल के जवाब पर गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने झिझकते हुए उनका सर छुआ था। एक टुकड़ा सुलगा हुआ धातु। उन पर झुकते ही गर्म सांस के भभाके ने उसका चेहरा घेर लिया था। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया था। इन हथेलियों को वर्षों किसी स्पर्श की आदत नहीं रही। देर अरसे से एक खाली मकान है, शून्य से भरा हुआ। आज एक असावधान क्षण में बारूद के बुरादे की तरह अनायास कुछ चिलक उठा था सिराओं में। उसे घबराहट हुई थी, कुछ वर्जित सा घटा हो जैसे। इसके बाद उसने उसे चाय के साथ क्रोसिन की गोली दी थी। डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने दवाई के साथ टेस्ट करवाने की हिदायत दी थी। कई घंटे तक वह उसी तरह बेसुध पड़ा रहा था। इस बीच वह उसे कई बार चुपचाप देखाई थी, दवाई दी थी, सूप बनाकर सरहाने रखाई थी। यह सब करते हुए वह एक अजीब सी मनोस्थिति से गुजर रही थी। अरसे से जोगियों का डेरा बन गया मन एक वर्जित सुख और अबुझ गलानी से धीरे धीरे बढ़ता रहा था। एक नए सिरे से अपने होने का एहसास हुआ था। इतनी भी गैर जरूरी अवांछित नहीं वह, किसी की ज़रूरत है, किसी काबिल है। शैलेंद्र के बाद भीतर का एक हिस्सा अनकही इच्छाओं के दंश से जाने कब से अवश पड़ा हुआ था। उसने उस तरह
अरसे से झांकना छोड़ दिया था। क्यों एक आम औरत की तरह वह अपने कमज़ोर छड़ों में किसी का कंधा चाहती है? आईने के प्रतिबिंबित अपने विधवाओं का सा रूप उसे क्यों दहशत से भर देता है? चलते हुए अपने बगल के खालीपन का एहसास उसमें हरदम बना रहता है। कौन था जिसे वहाँ होना था? किसका ना होना हमेशा से उसका होना बना हुआ है? सघन शून्य से भरे आप में अब भी किसी साहचर्य की गुंजाइश बाकी है। क्यों जो खत्म हो गया हमेशा के लिए वह हर पल इस तरह जीवित है उसमें? मरने से पहले क्या वह कभी नहीं मर पाएगी? दूसरों की खिड़की पर चमकती खुशरंग परछाइयाँ, टुकड़ा टुकड़ा तैर आती हंसी की आवाज़, तीज त्योहारों में सुहागिनों का साज श्रृंगार, वह सब कुछ देखती सुनती चुप रहती है। चुप रहना सह जाना नहीं होता, बल्कि कई बार ठीक इसके उल्टा भी होता है। कोई निर्वाक खड़े खंडहरों की दीवारों से कान लगाकर सुने कभी। उसके अकहे की भाषा सबके लिए अबूझ है, मगर वह तो समझती है अपनी बोली। एक समय बाद मिस्टर सिंह का बुखार उतरा था। अब कैसा लग रहा है कि जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गए थे। गहरे सावले चेहरे पर एक उजली मुस्कुराहट। उसने पहली बार गौर किया था। निहायत साधारण मगर आकर्षक व्यक्तित्व, लंबा कद, घनी बरौनियाँ से ढकी सी आँखें, कनपट्टियों पर अधपके बाल। वह झिझकते हुए उसकी चाय के साथ अपनी चाय का कप भी उस दिन उनके कमरे में ले आई थी। अजीब लगा था अरसे बाद किसी के साथ बैठकर इस तरह चाय पीना। मिस्टर सिंह ने धीमी आवाज़ में कुमार गंधर्व का गीत बजा रखा था। दोनों ने चुपचाप चाय पी थी। उसने गौर किया था मिस्टर सिंह बहुत कम बोलते थे, बस ज़रूरत भर की बातें, वरना अक्सर बस हाँ हूँ में सिर हिला देते। परिवार के प्रश्न पर बस इतना ही कहा था, नहीं है। बिस्तर के साइड टेबल पर रखी एक बेहद खूबसूरत महिला की तस्वीर बार बार उसका ध्यान खींचती रही थी, मगर उसने इससे आगे कुछ नहीं पूछा था। उसने महसूस किया था उसके आसपास एक अदृश्य दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। बेहद तो उसने भी कुछ नहीं चाहा था, मगर परिचय का दायरा इतना भी संकरा नहीं होता। एक समय से लगभग असामाजिक जीवन जीते हुए भी उसमें संबंधों की गर्माहट की कुछ स्मृति शेष है। रिश्तों में शब्दों और अभिव्यक्ति की ऐसी ही कृपणता नहीं होती, मगर यह फिर कोई संबंध भी कहाँ। उसने खुद को याद दिलाया था। तीसरे दिन उसने कुछ हैरत के साथ देखा था मिस्टर सिंह के एक स्केच बुक में अपनी कुछ पेंसिल स्केचेस। फर्श पर पड़ी हुई बुक उठाते हुए उसकी नज़र उन तस्वीरों पर अनायास ही पड़ गई थी। बालकनी में बैठी रास्ता तकती हुई किताब पढ़ती हुई वह, ऊपर शीर्षक था अकेली। उसने प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा था। उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली थी। बस कभी कभार शौकिया कर लेता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आया तो। आप अक्सर बालकनी में बैठी रहती हैं। न जाने अचानक से क्या घटा था उसके भीतर। वह उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। मिस्टर सिंह ने पीछे से उसे पुकारा था शायद। अपने नितांत निसंग क्षणों में वह एकदम अकेली नहीं थी। किसी की नज़र में थी वह, सिर्फ आकृति नहीं, चेहरा नहीं, पूरे वजूद के साथ। उसका अकेलापन, उसकी उदासी कितनी मुखर थी उन तस्वीरों में, जैसे बोल रही हो। आज बिजली घंटों से गुल। उसे लग रहा था आज का दिन वह काट नहीं पाएगी। बुखार सा आया था, सांसें गर्मे और बोझिल। बार बार बेटे का फ़ोन लगाया, बेटी को भी। सभी व्यस्त। बेटी किसी बाबा के थान पर बैठी है, बेटा फुट फेस्टिवल में व्यस्त। तेज बजते संगीत के बीच अधैर्य आवाज़ में जल्दी जल्दी जाने क्या कहकर फ़ोन रख दिया था। वह उसे बताना चाहती थी शैलेंद्र आया था, मगर बता नहीं पाई। कैसे बताती कि वह ऊपर नहीं आया, नीचे कार में बैठा रहा। अपनी नई पत्नी के हाथों रुपए भेजा। उसके हाथ से रुपए लेते हुए उसका कद जैसे जमीन से जा लगा। नई दुल्हन के माथे का दबदबाता सिंदूर, हाथ की ताज़ा मेहंदी, सुहाग गर्व से दीप्ता चेहरा। देखते हुए उसके भीतर का बचा गुचा सब ढह गया। उस दिन तीज था। समझ सकती है शैलेंद्र ने उसे टॉर्चर करने का यह नया हथकंडा खोज निकाला है, मगर फिर भी खुद को चाहते हुए भी
बचा कहाँ पाई। कच्ची दीवार सा मन बेआवाज बैठ गया। निशा किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई है। उसने अपने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं। कुछ देर पहले पड़ोसन के वहाँ भी जा आई। उनके घर शायद कोई पार्टी चल रही है। अंदर जाने को झिझक महसूस हुई। खिड़की पर अविराम झड़ते आकाश को तकती वह बैठी रही। कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई। जिस अंधेरे से डर लगता था, आज उस अंधेरे ने उसे निगल लिया था। भीतर भी कोई तटबंध टूट गया हो जैसे। मन बाढ़ चढ़ी नदी सा हो रहा है। दिन की आखिरी रोशनी कब आकाश में सिमटी, शाम गिर कर गहराई और रात बनी, उसे पता ही न चला। बस पाने खोने का हिसाब लिए एक अजीब जिद में बैठी रही। इसमें हमेशा कमज़ोर होकर भी वह देख सकती है। पाने का घर एकदम शून्य, जो दिया कभी लौट कर नहीं आया। मन देह अकाल का रिक्त कोठार। हर मौसम में उसे अपना जन्म भर का इंतज़ार याद आया। वह धीरे धीरे बिना खाद पानी के उलंग कुरूप होती गई। वह कब मरेगी? वह मर क्यों नहीं जाती? वह रोती रही थी। आज किसने उसे जगा दिया? उसे तो अपनी ज़िंदगी की आदत हो गई थी। वह अकेली है। सब ठीक तो था, क्यों कोई उसकी भूली हुई आंखें ढूंढ लाया? आंखों की कौर फटकर आंसू उतरे थे। फिर से मन में कितना वक्त लगेगा। रात गहराते गहराते उसे सचमुच बुखार चढ़ाया था। आंखें गुड़हल सी लाल। रात के 2 पहर जाने कितने युग से बीते। घिसट घिसट कर अंधकार के दैत्य उसके आसपास खड़े उसे घूर रहे थे, और वह काजल काले जल के विशाल ताल में डूबती उतराती छटपटा रही थी। ओह, उसे सांस नहीं ले जा रही। ऐसे तो वह सचमुच मर जाएगी। कोई है उसके सामने बिछे अंधकार में अपने हाथ पसारे थे। एक स्थिर शून्य के सिवा कुछ नहीं था। उसने घबराकर अपने चारों तरफ टटोला। वही काला अंतहीन शून्य, जैसे वह किसी अंधे कुएं में धंसे जा रही, या किसी ने उसे पहाड़ की चोटी से यकायक धक्का दे दिया है और वह सपाट दीवार से नीचे की ओर तेजी से फिसली जा रही है। उसकी हथेली, पाँव के पंजे एकदम ठंडे, अवश्य फेफड़ों में बर्फ के बुरादे ठूसे हुए। उसे अपने नाखूनों से दीवार खंखोर दिए। गलफड़े खोल हाफती हुई मछली की तरह सांस के लिए छटपटाई। उसे कितना डर लग रहा है। कोई है। बंधी हुई आवाज़ में उसने एक बार फिर पुकारने की कोशिश की। माँ, बेटा, अदिति। अंधेरे में गिरती पड़ती टटोलती हुई जाने मिस्टर सिंह के दरवाजे से जा लगी थी। दरवाज़ा निःशब्द खुल गया था। सुबह कमरे के बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। बेटे ने पीट पीट कर दरवाज़ा तोड़ डाला था। दूध वाला कह रहा था, हमको तो कई दिन से खटका लगा हुआ था। मुंह अंधेरे चाय, गाना बजाना। पड़ोसन हाथ लहरा लहरा कर धिक्कार में फट पड़ रही थी। मैंने तो खुद अपनी आंखों से कितनी बार देखा, कमरे में आती जाती। तीमारदारी, नित नए पकवानों की खुशबू, हंसी। बेटा अपने पापा को फ़ोन लगा रहा था। पापा, बस आप जल्दी आइए। सुनते हुए वह पत्थर बन गई थी। भीतर ना कोई प्रतिक्रिया, ना शर्म, ना गलानी, बस एक गहरा आश्चर्य और विस्मय। सालों रोती रही, किसी को पता ना चला। पहली बार होठों पर एक छोटी सी हंसी खिली, सबने सुन लिया। जाने कितने अरसे बाद उसे अंधेरे ने नहीं डराया था। वह 2 बाहों की सुरक्षा में निश्चिंत सोई थी, मगर अब उसे इस दिन के उजाले में डर लग रहा है। कितनी हिकारत से भरी आंखें, विष बूझी आवाज़, सांप की तरह फन काढ़े इस आवाज़, टिटकारी भत्सरना के ठांठे मारते समंदर से हिसा हिस रही। सबको पता चल गया है, उसने अपना ही जीवन कुछ देर के लिए जी लिया है। यह वर्जित है, उसे पता नहीं। पूरी दुनिया इसकी सज़ा देने करने के लिए उसके दहलीज पर आज जुटी है।